हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक ही क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है बाजार संरचना की अवधारणाओं का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार पर आधार बाजार का वर्गीकरण क्या क्या है? व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट बेसिक्स? इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बाजार का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। उत्पाद के आधार पर कृषि बाजार, औद्योगिक बाजार, उपभोक्ता बाजार। 2 नंबर, स्थान के आधार पर स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 3 नंबर, व्यापार के आधार पर थोक बाजार, खुदरा बाजार। 4 नंबर, समय के आधार पर दीर्घकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार। 5 नंबर, विनिमय के आधार पर वास्तविक बाजार, वर्चुअल बाजार। 6 नंबर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। 7 नंबर, वितरण के आधार पर सीधा बाजार, अप्रत्यक्ष बाजार। इन वर्गीकरणों से बाजार की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने से मदद मिलती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की 4 विशेषताओं को लिखें। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसका भी आंसर आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। पूर्ण प्रतियोगिता की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 नंबर, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, इससे कोई भी एक कंपनी बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। दूसरा नंबर, समरूपी उत्पाद या वस्तु की एकरूपता, इससे ग्राहकों को किसी भी एक कंपनी के उत्पाद को चुनने की स्वतंत्रता होती है। 3 नंबर, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिरंगमन, इससे बाजार में प्रतियोगिता बनी रहती है और कंपनियां अपने उत्पादों में सुधार करती रहती है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, इससे क्रेता और विक्रेता अपने निर्णयों को सही तरीके से ले सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। इन विशेषताओं के कारण पूर्ण प्रतियोगिता में कीमतें निर्धारित होती है और कंपनियां अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेती है। कॉपी में नोट कर लीजिए। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार के 4 विशेषताओं को लिखो। गिव योर फीचर्स ऑफ मोनोपोली। इसका भी आंसर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। एकाधिकार के 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक विक्रेता एकाधिकार में केवल एक ही कंपनी या विक्रेता होता है जो बाजार में अपना उत्पाद या सेवा बेचता है, जिससे उसे बाजार पर पूरा नियंत्रण होता है। 2 नंबर, निकटतम स्थानापन्न वस्तु का अभाव, एकाधिकार में कोई अन्य वस्तु या सेवा नहीं होती है जो उस उत्पाद का स्थानांतरण कर सके, जिससे ग्राहकों के पास विकल्प नहीं होता है। 3 नंबर, नई फर्मों में प्रवेश पर प्रतिबंध, एकाधिकार में नई कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करना मुश्किल होता है, जिससे एकाधिकारी कंपनी का वर्चस्व बना रहता है, क्योंकि इनमें प्रवेश के लिए कई बाधाएं होती हैं। 4 नंबर, मूल्य निर्धारक, एकाधिकारी कंपनी अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित कर सकती है, क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, जिससे वह अपने लाभ को अधिकतम कर सकती है। इन विशेषताओं के कारण एकाधिकारी कंपनी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमतें निर्धारित कर सकती हैं और बाजार पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकती हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी एकाधिकारी को मूल्य निर्माता क्यों कहा जाता है? वाई इज मोनोपोलिस्ट कॉल्ड प्राइस मेकर? स्क्रीन पे इसका आंसर है। एक अधिकारी को मूल्य निर्माता कहा जाता है क्योंकि यह बाजार में एकमात्र विक्रेता होता है और उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इससे यह बाजार की मांग को ध्यान में रखकर वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकता है और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्य के बदलाव कर सकता है। इसके अलावा एकाधिकारी के पास बाजार की जानकारी और संसाधनों की पहुंच होती है, जिससे वह अपने मूल्य निर्धारण के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। यह उसकी मूल्य निर्धारण की शक्ति होती है जो उसे मूल्य बनाती है और बाजार में उसकी स्थिति को मजबूत बनाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार की संतुलन की कुछ गुणों का उल्लेख करें। मेंशन फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलीज।
एकाधिकार की संतुलन के गुण। एकाधिकार में संतुलन की स्थिति में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। उत्पादन की मात्रा स्थिर होती है। एकाधिकार में कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने के लिए उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखती है। 2 नंबर, मूल्य स्थिर होता है। एकाधिकार में कंपनी अपने उत्पाद की कीमत को स्थिर रखती है ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। लाभ अधिकतम होता है। एकाधिकार में कंपनी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन और मूल्य को नियंत्रित करती है। प्रवेश और निकास की बाधाएं होती है। एकाधिकार में नए कंपनियों में प्रवेश और पुरानी कंपनियों के विकास की बाधाएं होती है। यह गुण एकाधिकार के संतुलन की स्थिति में पाए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक एकाधिकार की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज। प्राकृतिक एकाधिकार की विशेषता निम्नलिखित हैं। कुल स्थिर लागत बहुत अधिक होती है जिससे कई कंपनियों के लिए प्रवेश करना मुश्किल होता है। 2 नंबर, न्यूनतम कुशलतम पैमाने पर उत्पादन होती है जिससे कंपनी अपने उत्पाद की लागत कम कर सकती है। प्रवेश करना लगभग असंभव होता है क्योंकि इसके उच्च पूंजी निवेश, विशेषज्ञता या सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। 4 नंबर, कोई प्रतिस्पर्धा या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा होती है जिससे कंपनी अपने उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता निर्धारित कर सकती है। 5 नंबर, कीमत कम रहती है क्योंकि कंपनी अपने उत्पाद की लागत कम करके ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। इन विशेषताओं के कारण प्राकृतिक एकाधिकार में कंपनी का वर्चस्व बना रहता है और वह बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रख सकती है। यह एकाधिकार सरकारी नीतियों और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। 7 नंबर क्वेश्चन है, विभेदनात्मक एकाधिकार के विभिन्न रूपों की चर्चा करें। डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलीज। विभेद आतंक एकाधिकार के विभिन्न रूप। विभेदात्मक एकाधिकार में उत्पादक अपने उत्पाद को अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग मूल्य पर बेचता है। इसके विभिन्न रूप हैं। 1 नंबर, भौगोलिक विभेद। उत्पादक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे पर उत्पाद बेचता है। ग्राहक विभेद। उत्पादक अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग मूल्य पर उत्पाद बेचता है। 3 नंबर, समय विभेद। उत्पादक अलग अलग समय पर अलग अलग मूल्य पर उत्पाद बेचता है। 4 नंबर, उत्पादक विभेद। उत्पादक अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग मूल्य पर बेचता है। 5 नंबर, पैकेजिंग विभेद। उत्पादक अलग अलग पैकेजिंग में अलग अलग मूल्य पर उत्पाद बेचता है। इन विभिन्न रूपों में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विभेदात्मक एकाधिकार का उपयोग करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलीज कॉम्पिटिशन। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्वतंत्र रूप में कार्य करने वाले विक्रेताओं की अधिक संख्या। इस प्रतियोगिता में कई विक्रेता अपने उत्पाद बेचते हैं क्योंकि प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता निर्धारित करने में स्वतंत्र होता है। वस्तु विभेद या वस्तुविहीनता। एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता और उत्पादों में विभिन्नता लाने की कोशिश करते हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। यह विभिन्नता उत्पाद की गुणवत्ता, डिजाइन और पैकेजिंग में हो सकती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। इस प्रतियोगिता में नए विक्रेता बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और असफल विक्रेता बाजार से निकल जा सकते हैं। यह प्रवेश और निकास की स्वतंत्र बाजार को गतिशील बनाती है। 4 नंबर, गैर मूल्य प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता अपने उत्पादों की कीमतें निर्धारित करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वे अपनी कीमतें प्रतिद्वंदी विक्रेताओं की तुलना में प्रतिस्पर्धी रखते हैं। इसके अलावा विक्रेता विज्ञापन, प्रमोशन और अन्य विपणन रणनीतियों का उपयोग करके ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। 5 नंबर, विक्रय लागत की उपस्थिति। इस प्रतियोगिता में विक्रेता अपने उत्पादों को बेचने के लिए विक्रय लागत जैसे कि विज्ञापन, प्रमोशन और सेल्समैन की लागत का उपयोग करते हैं। यह लागत विक्रेताओं को अपने उत्पाद को अलग दिखाने और ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। इन विशेषताओं के कारण एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता अपने उत्पादों की गुणवत्ता, मूल्य और विपणन रणनीतियों के सुधार करने की कोशिश करते हैं ताकि वे बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। 9 नंबर क्वेश्चन है,
अल्पाधिकार क्या है, इसके दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? व्हाट इज ओलिगोपोली, व्हाट आर टू मेन टाइप ऑफ ओलिगोपोली? अल्पाधिकार ओलिगोपोली एक ऐसी बाजार संरचना है जहां कुछ बड़ी फर्में एक ही बाजार में कार्य करती है और आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। इस प्रकार के बाजार में फर्में अपने उत्पादों की कीमतें और गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अल्पाधिकार के फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन वह प्रतिस्पर्धा ना तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है और ना ही एकाधिकार होता है। अल्पाधिकार के दो मुख्य प्रकार हैं। एक, पूर्ण अल्पाधिकार। इस प्रकार के अल्पाधिकार में कुछ बड़ी फर्में बाजार में पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा करती हैं और उनके बीच कोई समझौता या सहयोग नहीं होता है। प्रत्येक फर्म अपने उत्पादों की कीमतें और गुणवत्ता निर्धारित करने में स्वतंत्र होती है। 2 नंबर, अपूर्ण अल्पाधिकार। इस प्रकार के अल्पाधिकार में कुछ बड़ी फर्में बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन उनके बीच कुछ समझौते या सहयोग होते हैं। यह समझौते कीमत निर्धारण, उत्पादन क्षमता या विपणन रणनीतियों पर हो सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय के बीच पाए जाने वाली 4 प्रमुख संबंध का उल्लेख करें। मेंशन 4 इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स फाउंड बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय के बीच पाए जाने वाली 4 प्रमुख संबंध। कुल आय, औसत आय गुणे उत्पादन की मात्रा। कुल आय की गणना औसत आय और उत्पादन की मात्रा के गुणनफल से की जाती है। 2 नंबर, सीमांत आय। परिवर्तनशील कुल आय, परिवर्तनशील उत्पादन। सीमांत आय की गणना परिवर्तनशील कुल आय में परिवर्तन को परिवर्तनशील उत्पादन से विभाजित करने की जाती है। 3 नंबर, औसत आय, सीमांत आय। जब उत्पादन बढ़ता है तो औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है, लेकिन जब उत्पादन कम होता है तो सीमांत आय औसत आय से अधिक हो सकती है। कुल आय की वृद्धि, सीमांत आय गुना उत्पादन आय में वृद्धि। कुल आय में वृद्धि सीमांत आय और उत्पादन में वृद्धि के गुणनफल से निर्धारित होती है। इन संबंधों को समझने से हम आय के विभिन्न प्रकारों के बीच संबंध को समझ सकते हैं और आर्थिक निर्णय लेने की मदद मिल सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर मूल्य की स्थिति में औसत आय तथा सीमांत आय में कैसा संबंध होता है? व्याख्या कीजिए। इफ इस रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इस केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस एक्सप्लेन। इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्थिर मूल्य की स्थिति में औसत आय और सीमांत आय में एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। जो इस प्रकार की स्थिर मूल्य की स्थिति में औसत आय AR और सीमांत आय MR बराबर होती है, AR इक्वल टू MR, वह संबंध पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में होता है, जहां 1 मूल्य स्थिर रहता है, 2 उत्पादक अपनी कीमतों नहीं बढ़ा सकते हैं, 3 कुल आय में क्रमशः एक ही दर में वृद्धि होती है। इस स्थिति में औसत आय और सीमांत आय की समानता के कारण उत्पादक अपने उत्पादन की बढ़ाने से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण, एक फर्म 100 इकाइयों का उत्पादन करती है और प्रति इकाई 10 रुपये की कीमत पर बेचती है, तो औसत आय AR इक्वल टू 10 रुपये, सीमांत आय MR इक्वल टू 10 रुपये होता है। इस स्थिति में औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है, जो स्थिर मूल्य की स्थिति को दर्शाती है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग आगे करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लासमेट और दोस्त को ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त की कुछ हेल्प हो सके। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।